साथ। और इस शो में हम आपको आगे बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स में एक्शन था, खबरों वाले शेयर दिन के दौरान कौन से अहम आए हैं, और इसके अलावा दिन भर हमारी मार्केट की कुछ दिग्गज एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत हुई, उनका क्या व्यू बन रहा है, ये भी हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डालें आज मार्केट पर। तो दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुए। निफ्टी अगर देखेंगे तो 70 अंक नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में 200 अंकों की गिरावट और बैंक निफ्टी करीब 80 अंकों से ज्यादा की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी की तरफ से भी देखी गई। बीएसई के शेयरों की अगर बात करें तो यहाँ पर आज हमने देखा कि लगभग सभी शेयर आज हरे निशान में ही लाल निशान में ही कारोबार कर रहे थे। लेकिन मार्केट बंद होते हुए देखिए काफी सारे शेयरों में रिकवरी आई और आज सबसे ज्यादा रिकवरी जो देखने को मिली है वो ऑटो स्टॉक से है। मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, M&M, यहाँ पर आखिरी कुछ घंटों में रिकवरी देखने को मिली। इसके अलावा बैंकिंग शेयरों से भी सपोर्ट आया। एक्सिस बैंक, SBI जैसे स्टॉक्स थे जहां पर कि निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। बीएसई में इंडाइसेस परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो आज सबसे ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली है कंज्यूमर ड्यूरेबल पावर और FMCG स्पेस में। यहाँ पर करीब 1 से 1.5% की वीकनेस देखने को मिली। लेकिन IT स्टॉक्स हमने देखा कि वहाँ पर अच्छी रिकवरी आई और ये हरे निशान में आज IT इंडेक्स ने क्लोजिंग दी BSE IT में। तो ये आज मार्केट का प्रदर्शन था। लेकिन चलिए अब आगे चलते हैं और एक बार समझ लेते हैं डिटेल में कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला, कहां पर एक्शन था। और डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। डिम्पी बताइए। आज मार्केट के लिए रिकवरी का दिन था आज, क्योंकि हमने गैप डाउन किया और करीब 17,000 के बेहद करीब जाके मार्केट ने अपना लो भी टेस्ट किया और बैंक निफ्टी ने आज 38,500 का अपना लो टेस्ट किया। दोनों के लो टेस्ट होने के बाद मार्केट में सेकंड हाफ अच्छी रिकवरी का था। इनफैक्ट ये रिकवरी फर्स्ट हाफ से शुरू हो गई थी, बट गति ज़्यादा तेज़ी से और सेकंड हाफ में मार्केट ने ली है। आप एडवांस डिक्लाइन का नंबर जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शुरुआत में जब सुबह एडवांस डिक्लाइन का नंबर आया था तो करीब 1300 शेयर डिक्लाइंस के थे। लेकिन बाद में जो हमको बढ़त वाले शेयर थे वो सिर्फ 200-250 थे, तो ये 3 गुना हुए, 2 गुना तक हो गए। तो इसका मतलब ये है कि निचले स्तर से जो रिकवरी आई उसमें काफ़ी सारे शेयर्स ने अपना पार्टिसिपेशन किया और अपने आज के लॉसेस को ख़त्म किया, आगे बढ़े वो आगे। आ जाते हैं जरा निफ्टी के आज के टॉप गेनर्स कौन कौन से बने। अगर आज आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी को जो स्ट्रेंथ दे रहे थे शेयर्स, उसके अंदर एक्सिस बैंक के अंदर काफ़ी अच्छी मजबूती थी। ये 2-2.5% ऊपर जाके बंद हुआ और एक्सिस बैंक ने न केवल निफ्टी को बल्कि बैंक निफ्टी को भी काफ़ी मजबूत किया। TCS के नंबर होंगे तो ठीक नंबर से पहले TCS काफ़ी अच्छा चला, 0.25% ऊपर है। मारुति सुजुकी ने भी आज वापस से स्पीड पकड़ी है और एक कपिटा और शेयर HDFC लाइफ, इसके अंदर भी अच्छी मजबूती आई है। IT में TCS के अलावा जो दूसरा बड़ा शेयर जो इसकी वेटेज थी वो था इन्फोसिस, वो भी बकायदा हरे निशान में बंद हुआ है। अब आ जाते हैं निफ्टी के टॉप लूजर्स पे, आज किसके शेयर ने नुकसान हमको बना के दिया है। अगर आप पे देखें तो टाटा मोटर्स पे जो रिपोर्ट आई उसने शेयर को कमज़ोर किया। हीरो मोटोकॉर्प भी टूटा रहा, हालांकि इसकी व्हीकल्स जो आए हैं बाद में मार्केट में चर्चा चल रही है कि थोड़ा महंगा है। और इसके अलावा ITC के अंदर भी आज हमको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वापस से बनती हुई दिखी है। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी से पहले एक बार आपको बैंकिंग स्टॉक जरूर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि एक्सिस बैंक के अलावा जो बैंकिंग काउंटर्स थे उन सब में आज अच्छी मजबूती थी। IDFC फर्स्ट में, SBI भी आज चलते चलते लास्ट में वो हरे निशान में जाके बंद हुआ। तो निफ्टी बैंक के अंदर आज की क्लोजिंग 39,000 के ऊपर है। ये IDFC अपनी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, IDFC फर्स्ट बैंक, SBI और एक्सिस बैंक, ये 3 बैंक ने अच्छी बढ़त दिखाई है। और अगर आप दिखा पाएँ तो एक ICICI बैंक की भी आज गिरावट है और बेहद कम है, मामूली से सिर्फ 80 पैसे के नुकसान के साथ आज ICICI बंद होता हुआ दिखा, यानी कि रिकवरी हमको बैंकिंग में भी काफ़ी अच्छी आई है। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में देखेंगे तो इसका भी रिटर्न काफ़ी आपको बेहतर आते हुए दिखा है। इसी कैटेगरी में अगर आप स्टॉक्स देख रहे हैं तो कैस्ट्रॉल इंडिया, माइंडट्री, M&M और टाटा केमिकल्स जैसे शेयर्स काफ़ी अच्छे चलते हुए दिखे। ये छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में आज के बढ़ने वाले सबसे अच्छे शेयर्स बने हैं। आ जाते हैं टॉप लूजर्स की कैटेगरी में। इसमें अगर आप देखें तो इंडियाबुल हाउसिंग के अंदर आज आपको प्रेशर देखने को मिला। वरुण बेवरेजेस, धानी और साथ ही डॉक्टर लाल पैथलैब, ये कुछ एक शेयर थे जो मिड कैप कैटेगरी में आज लाल निशान में थे। बिल्कुल, तो ये आज मार्केट का दिन भर का एक्शन अभी डिम्पी आपको बता रहे थे और रिकवरी का दिन था। निश्चित स्तरों से अच्छी रिकवरी आज बाजार में देखने को मिली। लेकिन इस मार्केट में हम देख रहे हैं कि हमने काफ़ी सारे दिग्गज एक्सपर्ट से भी बात की, एक एक करके आपको सुनवा देते हैं। दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा ने हमसे खास बातचीत में कहा कि केमिकल शेयरों में निवेश के मौके हैं। उनके मुताबिक टॉप लाइन ग्रोथ वाली कंपनियों में निवेश करें।
पिछले आप देखिए साल भर में लॉट ऑफ केमिकल स्टॉक्स आर डाउन 30-40%. तो वैल्यूएशन करेक्ट हो गई एंड आउटलुक इज नाउ डिसेंट, नॉट ग्रेट, बट इन एंड केमिकल्स बाय द वे एक चीज कह देना चाहता हूँ कि केमिकल्स बहुत ही वास्ट एरिया है. इनफैक्ट मेरे ख्याल से तो कोई और इंडस्ट्री इतना कॉम्प्लिकेटेड और वास्ट नहीं है जितना की स्पेशलिटी केमिकल्स. तो इवन जो केमिकल इंजीनियर्स होते हैं उनसे बात करता हूँ तो वो भी बहुत कम जानते हैं. वो भी कहते हैं कि हमें कोई इतना नहीं पढ़ा देते कि सारी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सारे प्रोडक्ट्स और सब कुछ. तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री. बट वहां पर अगर आप अगेन मैं ये कहूंगा आम निवेशक के लिए पॉसिबल नहीं है बेस्ट पॉसिबल कंपनी खरीदना. तो आप 5 कंपनी 7 कंपनी जिसमें ये आपके जो मापदंड ठीक हो, रिटर्न रेशियोज ठीक हो, मैनेजमेंट की ब्रॉड लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड ठीक हो, वहां 5-7-8 कंपनियों अगर निवेश कर दें तो एक दो तो आपको वैसे ही आपको मल्टीबैगर मिल जाएंगे उनमें. और अभी ऐसा मैंने कहा कि करेक्शन काफी हुआ है इनमें. 30-40% 50% स्टॉक प्राइसेस करेक्ट हो गए लास्ट के साल भर में. तो दे आर वेरी वेरी गुड एरियाज इन द केमिकल स्पेस टू गेट इन. रशिया यूक्रेन का जो मसला है वो अभी भी है. तो कई बार मार्जिन प्रेशर आपके डोमेस्टिक कॉस्ट पुश से हो जाता है जो कि हुआ. लेकिन ऑल्सो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस रही है, मटेरियल इंपोर्ट पे चैलेंजेस रहे हैं. जहां पर आपको सेंट्रल एशिया से आने थे जो भी अगर मिनरल्स आने थे, मेटल्स आने थे, और भी कुछ चीजें आनी थी, इनपुट्स आनी थी, वो नहीं आ रही थी या टाइम लग रहा था. कई लोगों का जो निवेश जो एक्सपोर्ट था, निर्यात था, वो यूरोप को कर रहे थे, वहां पर उनको तकलीफ. तो वो सेगमेंट्स अभी भी प्रॉब्लमैटिक है. बट जो प्योरली डोमेस्टिक सेंटर्ड है कंपनियां, उनमें कोई खास प्रॉब्लम नजर नहीं आता. बारिंग थोड़े इनपुट कॉस्ट के एक प्रेशर है, बट मेरे ख्याल से वो ईज आउट हो जाएगा इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स. सो अगर डिमांड ठीक है साहब, मैं हमेशा देखता हूं किसी कंपनी के फंडामेंटल देखने के लिए पहले मैं सबसे पहले देखता हूं कि मार्जिन छोड़ दो, प्रॉफिट छोड़ दो, टॉप लाइन की मेरे को ट्रेंड दिखा दो उसके 5, 7, 8, 10, 15 क्वार्टर की. बिकॉज टॉप लाइन ग्रो करना आसान नहीं होता साहब. बॉटम लाइन एक बार टॉप लाइन आ जाए तो बॉटम लाइन में कुछ भी कॉस्ट कट करके रिजिगिंग करके इंप्रूवमेंट करके मैं वो कर लूंगा. पर अगर टॉप लाइन ही नहीं है तो बॉटम लाइन आएगा आखिर कहां से. तो टॉप लाइन की आउटलुक बहुत स्ट्रांग है. अगर वो स्ट्रांग है, बॉटम लाइन विल कम. इट माइट बी 1 or 2 क्वार्टर्स हियर और देयर. और इस बीच कार्नेलियन कैपिटल एडवाइजर के फाउंडर विकास खिमानी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि भारत में इन्वेस्टमेंट साइकिल की शुरुआत हो चुकी है. कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश के मौके. देखिए, ये आपके उद्देश्य पर निर्भर करता है. अगर आप डे ट्रेडर हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म में नजर रखते हैं तो वो तो उसका कुछ कहना बहुत मुश्किल है. शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस बहुत कुछ हो सकता है. पर अगर आप देखेंगे तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में जो शेयर मार्केट का, कैपिटल मार्केट का परफॉर्मेंस होता है वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ काफी हद तक मिरर करता है. और जो ये आज आपने जैसे कहा कि जो इतने लोग सीईओज आ रहे हैं, इंडिया में एफडीआई का निवेश बढ़ रहा है, सब इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि भारत एक विश्व में सर्वाधिक ग्रोथ करने वाला और काफी स्टेबल मार्केट है, काफी प्रॉमिसिंग मार्केट है. ये कोई एक एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई सडनली इंडिया के प्रति प्यार नहीं जागा है किसी का. ये दिखता है कि पिछले 7-8 वर्षों में जो एक बिट बाय बिट जो एक पॉलिसी रिफॉर्म हुआ है, मेनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं, और इंडिया का जो आत्मविश्वास जागा है, इंडिया का जो ग्लोबल स्टेचर जागा है. अभी सबको दिखता है कि ये एक देश है जहाँ पे नेतृत्व मजबूत है, पोटेंशियल बहुत है, कैपेबिलिटी बहुत है, और वो कैपेबिलिटी जो अभी तक छुपी हुई तो बाहर आ रही है. तो सबको ये मार्केट भी एक बहुत बड़ा दिखता है. और यहाँ से जो सारों को एक बहुत बड़ा 130 करोड़ लोगों का जो मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है. और जैसे जैसे एस्पिरेशन बढ़ती है और वो इंडिया की एक छोटे छोटे आदमी की एस्पिरेशन बढ़ रही है, तो कंजम्पशन बढ़ेगा. सबको एक बहुत बड़ा मार्केट दिख रहा है, और दूसरा इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी दिख रही है. तो इसीलिए आप देखेंगे तो सब सारे के सारे जो बड़े नेता सीईओज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया में, को हर तरीके से इवैल्यूएट कर रही है. तो ये जब जो एक 5-7 साल 10 साल का ट्रेंड है, तो इसको शॉर्ट टर्म आउट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस से नहीं देखा जा सकता. ये मैं ये नहीं जानता कि विश्व के दूसरी ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जो 7 से 8% अगले 10 साल तक ग्रोथ कर सकती है. उनको तो पोटेंशियल भी नहीं नजर आता है. तो अगर वो है, और दूसरा जो इकोनॉमिक की स्ट्रक्चरल रिपेयर जो हो चुकी है, उसकी वजह से जो हिस्ट्री में हमारी वॉलेटिलिटी आई थी, रुपी डिप्रिशिएट होना था, वो सारी अभी एक स्ट्रक्चरली रिपेयर हो चुकी है. तो मुझे लगता है कि ये आउट परफॉर्मेंस काफी समय तक चलते रहेगा. और आप सरप्राइज हो जाएंगे, ये जो आप कह रहे हैं ना कि बहुत लोग आ रहे हैं इंडिया में,
आप सरप्राइज हो जाएंगे, आने वाले समय में इतना पैसा आएगा कि हम लोग शायद हमको बोलना पड़ेगा बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। तो ये इस बात पर तो एब्सोल्युटली हम एफपीआई फ्लोज को भी देखें तो उससे भी इंडिकेशन मिलता है। अगर इनफैक्ट एफपीआई फ्लोज को यहाँ पर ट्रैक करें तो कैपिटल गुड्स स्पेस में लगातार 5 महीने से एफपीआई के फ्लोज बढ़े हैं। कुछ दूसरे ट्रिगर्स भी है, हालांकि आईटी में घटे भी हैं, लेकिन एक बिकॉज वी गेट अ पल्स फ्रॉम यू फ्रॉम व्हाट फंड हाउसेस थिंक, तो कैपिटल गुड्स एक स्पेस इतना बड़ा किस वजह से, किन बड़े रीजन से रडार पर रहता है फंड हाउसेस के भी? तो पहला तो मैं आपको एक ये बात बताना चाहूंगा कि आप आप चूंकि ओपिनियन बनाते हैं, राय बनाते हैं, जनरल राय बनाते हैं, आप ये कहना छोड़ दीजिए कि एफपीआई बड़ा तो मतलब सेक्टर में प्रॉमिसिंग है। एफपीआई कोई बहुत बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं, तो आप उनको एक ये क्रेडिबिलिटी देना छोड़ दीजिए कि उन्होंने लिया मतलब कुछ सच्ची में अच्छा हो रहा है। हिंदुस्तान में बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, हमारी लोकल इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा काम करती है। इनफैक्ट फॉरेनर थोड़े लेट आते हैं, लोकल्स थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। तो जहां तक कैपिटल गुड्स का आपने सवाल पूछा, तो मैं ये कहूंगा कि आप देखिए हिंदुस्तान में 10 साल के बाद में इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरुआत हुई है, और जो कि जैसे कि मोदी जी ने कहा है और सरकार ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो उसके लिए पीएलआई और काफी कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटा के इन्वेस्टमेंट साइकिल को प्रमोट किया जा रहा है, पीएलआई लगाई जा रही है। तो 1,80,000 करोड़ की जितनी वही साइजेबल अमाउंट की पीएलआई आई है, तो इसमें बहुत सी जायज सी बात है कि ये सारे फैक्टर में मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा सेक्टर उभर के आएगा। और मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपको ग्रोथ करनी है तो पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए बिना ग्रोथ कर ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो सेक्टर में इसका रुझान दिखेगा वो कैपिटल गुड्स होता है, और कैपिटल गुड्स के सेक्टर में क्या 10-20 कंपनियां ही बहुत बड़ी कंपनियां हैं, तो वो आपको लगेगा कि वो एक सेक्टर महंगा हो गया है, सेक्टर ग्रो कर रहा है, पर पैसा वहीं आने वाला है शुरुआत में। ऑफ कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तब तक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां भी अच्छा कर रही है। तो ये तो एक 10 साल के बाद का ट्रेंड है, जो शायद मुझे लगता है अगले 5-7 साल और कम से कम चलेगा। बिल्कुल, तो ये थे मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट बाजार पर अपनी राय देते हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं एफएमसीजी स्टॉक पर। और यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ बड़ी कंपनियों ने प्राइस में कटौती भी की है। उसकी वजह क्या है और इससे आने वाले समय में कंपनी के वॉल्यूम्स पर, कंपनी के मार्जिन्स पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। विनी बताइए। और फाइनली एफएमसीजी कंपनीज फाइनली प्राइस रिडक्शन ले रहे हैं, प्राइस कम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के। स्पेशली स्टार्ट हो रहा है एचयूएल और जीसीपीएल से। ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं कि जो पाम ऑयल प्राइसेस है, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है सोप्स के लिए, उसमें हमने काफ़ी रिडक्शन देखी हुई है लास्ट 6 महीने में। और उसकी बात करें तो लास्ट 6 महीने में पाम ऑयल प्राइसेस रिड्यूस हुआ है 46%, लास्ट 1 ईयर में रिड्यूस हुआ है ऑलमोस्ट 30% से प्राइसेस। तो इसकी वजह से जो बेनिफिट कंपनीज को मिल रहा है अब वो फाइनली पास ऑन कर रहे हैं कंज्यूमर्स को। अभी एचयूएल ने बताया है कि उन्होंने, एचयूएल जीसीपीएल दोनों ने जो प्राइस कट लिए वो है रेंज ऑफ अराउंड 15% तक की लेवल की प्राइस कट लिए हुए हैं। और एचयूएल ने प्राइस कट लिए अपनी ब्रांड्स लाइफ बॉय और लक्स में। वहाँ पे प्राइस रेंज की कट जो है वो है 5% to 11%। वाल गोदरेज कंज्यूमर्स ने जो प्राइस कट ली है वो उन्होंने गोदरेज वन, उसकी जो ब्रांड है, वहाँ पे भी प्राइस कट ली है उन्होंने। तो वहाँ पे जो रिडक्शन है वो है अराउंड लेवल ऑफ 13 to 15%। एचयूएल ने ये भी बताया है कि उनकी जो प्राइस रिडक्शन है उन्होंने ली है वो है अपने सर्फ में, रिन में, व्हील में, डव में, इन सब प्रोडक्ट्स में भी उन्होंने प्राइस कट ली हुई है। ना ये फैक्टर क्यों क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्यों है? प्राइस कट की वजह से क्या होगा, अभी जो वॉल्यूम्स सबड्यूट थी एफएमसीजी कंपनीज की वो थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी, वो वॉल्यूम्स को ड्राइव करेगी, क्योंकि काफ़ी कंज्यूमर्स नहीं ले रहे थे क्योंकि प्राइस कट की वजह से जो प्रोडक्ट्स अब वो वापस आ जाएंगे। और Q2 में भी काफ़ी सारी एफएमसीजी कंपनीज ने अपने ऑपरेशनल अपडेट में हाईलाइट की थी कि रूरल में भी जो वीकनेस चल रही थी, तो ये सपोर्ट करेगी रूरल वीकनेस को भी आगे जाते हुए। उसके अलावा प्राइस कट्स ड्राइव करेगी वॉल्यूम को। पास्ट 1 साल में वॉल्यूम ग्रोथ जो सबड्यूट थी वो सपोर्ट करेगी। ग्रामेज कट्स भी काफ़ी लिए थे कंपनी से, तो वो भी सपोर्ट करेगी। और ओवरऑल ये कंपनी की एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव होगा एक्शन टू उनके जो मार्केट शेयर है उसको सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हो जाती है तो क्या होती है कि रीजनल प्लेयर्स है वो वापस आ जाते हैं, तो वो फाइट करने के लिए कॉम्पिटिशन दे हैव टेकन दिस प्राइस कट्स। और एज ऑफ नाउ तो एचयूएल और जीसीपीएल ने प्राइस कट्स ले लिए हैं।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरों का रुख करते हैं। और आज एसआईपी के आंकड़े आए जिसमें कि रिटेल निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। सितंबर महीने में निवेश 12,970 करोड़ से भी ज्यादा के स्तर पर पहुंच गया है। ये लगातार 5वां महीना है जब हम देख रहे हैं कि एसआईपी में लगातार एक रिकॉर्ड कायम होता जा रहा है। अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर की बात करें तो एसआईपी में करीब 282 करोड़ से ज्यादा का निवेश देखने को मिला है। एक बार इस डेटा को और डिटेल में समझ लेते हैं और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद बताइए। जी, शानदार एम्फी की डेटा आई है सितंबर के महीने में और एसआईपी की आंकड़े की बात करें तो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे एसआईपी आया है। 12,976 करोड़, ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ रुपए का जो है एसआईपी सितंबर के महीने में आया और ये लगातार 5वें महीने है जहां पे 12,000 करोड़ का जो आंकड़ा है उसको पार किया एसआईपी के आंकड़े। इसके अलावा जो है नेट आउटफ्लोज की बात करें तो लगातार 2 मंथ्स की जो इनफ्लोज के बाद जो है ओवरऑल अब आउटफ्लो दिखा है 41,404 करोड़ रुपीज़ का। ऑफ कोर्स ये जो आउटफ्लो हुआ है क्योंकि रिडम्पशंस देखने मिले हैं आपके लिक्विड फंड्स में, ड्यूरेशन फंड्स में, उसके कारण जो है इम्पैक्ट देखने मिला है। लेकिन जो इक्विटी सेगमेंट की बात करें तो लगातार 19 स्ट्रेट मंथ में जो है इक्विटी इन्फ्लोज देखने मिली है। अब ऑफ कोर्स इक्विटी इन्फ्लोज अपने 3 मंथ हाई पे हैं, लगभग 14,100 करोड़ का है। लास्ट मंथ ये आंकड़ा जो था अराउंड 6,120 करोड़ का था। अब एयूएम्स की बात करते हैं तो आपके दोनों टोटल एयूएम ले लीजिए बाजार का या इक्विटी एयूएम ले लीजिए, दोनों अपने रिकॉर्ड स्तर पे हैं। टोटल एयूएम लगभग 40 लाख करोड़ का है और इक्विटी एयूएम भी लगभग 15 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है वहाँ पे पहुँची है। न्यू फंड ऑफर्स भी आए थे जहाँ पे 8,370 करोड़ का जो है कैपिटल रेज हुआ था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में और 21 नए स्कीम लॉन्च हुए थे। और इसके अलावा अगर सेगमेंट वाइज बात करें तो सारे इक्विटी सेगमेंट में इन्फ्लोज देखने मिली है। लार्ज कैप, मिड कैप, आप स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ये सारे कैटेगरीज में मंथ ऑन मंथ बेसिस से और ज़्यादा ग्रोथ देखने मिली है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कह दूं कि जो सेक्टोरल थेमैटिक इंडिसेस है यहाँ पर भी 4,000 करोड़ का इन्फ्लो देखने मिला है। तो ओवरऑल कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स और रिटेल नंबर्स एसआईपी की जो है सितंबर के मंथ में देखने मिली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं नतीजों पर। और आज से तिमाही नतीजों का आगाज हो चुका है और शुरुआत हो रही है आईटी स्पेस की दिग्गज कंपनी टीसीएस के साथ। कुछ ही देर में टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं और अनुमान सबसे पहले आपको बता देते हैं। हालांकि फाइनेंशियल से ज़्यादा जो कमेंट्री रहेगी इस बार की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसके अलावा यूरोप में जिस तरह से एक्सपोजर है, अगर तमाम आईटी कंपनियों को कंपेयर करें तो टीसीएस का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है यूरोप में, करीब 30% का। तो वहाँ पर जिस तरह से करेंसी हेडविंड्स हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट कंपनी के नंबर्स में भी देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो डॉलर आई में करीब 1% की ग्रोथ का अनुमान है। रुपी टर्म्स में 4% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एबिट मार्जिन में तिमाही दर तिमाही सुधार दिखेगा और 23.9% के आसपास ये नंबर्स रहेंगे। मुनाफे की अगर बात करें तो वहाँ पर 8.5% की ग्रोथ रहेगी और क्रॉस करेंसी रेवेन्यू 3.2% के आसपास रह सकते हैं। अगर इससे भी कम आते हैं तो फिर स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस बार की जो रेवेन्यू होगी उसमें इनका क्लाउड वर्टिकल किस तरह से परफॉर्म करता है, इसके अलावा डिजिटल वर्टिकल से भी सहारा मिलता हुआ दिखाई देगा। यूरोप की हमने बात की, यूरोप में के कारोबार में कुछ कंसर्न्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो डील विन होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। किस तरह की डील साइज कंपनी जीत रही है, इस तिमाही तो स्टेबल डील्स का ही अनुमान है, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स के लिए कंपनी क्या गाइडेंस देती है, इन तमाम जो फैक्टर्स होंगे उस पर हमारी नज़र रहेगी। तो ये थे टीसीएस का अनुमान। कुछ ही देर में नंबर भी आने वाले हैं और देखना होगा कि कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से किस तरह से होती है। चलिए और आज टीसीएस हमने दिन भर देखा कि मजबूती के साथ ही कारोबार कर रहे थे। इनफैक्ट पूरा आईटी इंडेक्स ही आज मजबूत था और टीसीएस भी करीब 1.5% की तेजी के साथ आज कारोबार करता हुआ दिखाई दी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।